हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 23 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे, जो 1790 से लेकर 92 के बीच हुआ। अब इस युद्ध की शुरुआत कैसी होती है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो इसकी स्टोरी यह है कि जब 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लागू हो जाता है, तो इसके तहत यह कहा जाता है कि अब अंग्रेजी सरकार कोई भी नया भूभाग भारत में नहीं जीतेगी, विस्तार नहीं करेगी अपने क्षेत्र का। तो इस एक्ट में यह कहा जाता है। फिर 1786 में कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। तो यह जब आते हैं तो भारत में देखते हैं निज़ाम और मराठे टीपू के विरुद्ध हैं। तो इस मौके का यह फ़ायदा उठाकर जब देखते हैं टीपू सुल्तान के ये विरुद्ध है, तो इस मौके का ये फ़ायदा उठाते हैं और निज़ाम और मराठों को अपने साथ मिलने के लिए कहते हैं और कहते हैं, अगर तुम मुझसे मिलोगे, मेरा सहयोग करोगे युद्ध करने में, टीपू को हराने में, तो जो क्षेत्र हम जीतेंगे उसमें तुम्हें भी मिलेगा, तो वो भूभाग तुम्हें भी दिया जाएगा। धन का लालच देकर, क्षेत्रों का लालच देकर, भूभाग का लालच देकर निज़ाम और मराठों को अपने पक्ष में मिला लेता है। जब ये बात टीपू सुल्तान को पता चलती है, तो वो अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए 1784-85 और 1787 में अपना राजदूत फ्रांस भेजता है। पहले कुस्तुनतुनिया भेजता है, फिर 87 में फ्रांस भेजता है कि सैनिक सहायता मिले मुझे कॉर्नवालिस के हराने में। अभी भी यहाँ पे युद्ध शुरुआत नहीं हुआ रहता है, ये युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। फिर जब टीपू सुल्तान देखता है, वो एक त्रावणकोर का राजा था जिसका नाम था राम वर्मा। जब राम वर्मा त्रावणकोर के राजा पर हमला करता है, तो यहाँ से युद्ध की शुरुआत होती है 1790 में। अब टीपू सुल्तान राम वर्मा पर क्यों हमला करता है? तो बात ये रहती है कि जब राम वर्मा कोचीन रियासत के अंदर 2 ज़िले थे, एक जयकोटा, एक क्रेगानूर, ये दोनों पर वो हमला कर अधिकार कर लेता है। लेकिन जो कोचीन रियासत थी, इसे टीपू अपनी रियासत के अंदर काउंट करता था, अपना क्षेत्र मानता था। बिना उसके परमिशन के जब राम वर्मा उस पर अधिकार कर लेता है, तो इससे टीपू नाराज़ होता है और इसलिए वो इसे अपनी प्रभु सत्ता का अपमान मानता है। इसलिए वो राम वर्मा पर आक्रमण कर देता है। यहीं से युद्ध की शुरुआत होती है। अब जब कॉर्नवालिस देखता है कि टीपू राम वर्मा पर आक्रमण कर दिया, तो वो भी मौके का फ़ायदा उठाता है और राम वर्मा का पक्ष ले लेता है। टीपू के विरुद्ध हो जाता है। अब एक तरफ हो गए हैं राम वर्मा, एक तरफ कॉर्नवालिस अंग्रेज और निज़ाम, और उसके बाद मराठे, और एक तरफ अकेला बचा है टीपू सुल्तान। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। 1792 में युद्ध होता है। कॉर्नवालिस टीपू को हराता है और वेल्लूर, वेदनूर, अम्बोर जिलों को अपने अधिकार में ले लेता है और श्रीरंगपट्टनम पर अपनी सेना भेजकर घेरा लगा देता है, जिससे टीपू सुल्तान को मजबूरन अंग्रेज से संधि करनी पड़ती है। इसी संधि को कहते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो 1792 ईस्वी में हुई थी,
92 ईस्वी में हुई थी। अब इस संधि के तहत क्या होता है, टीपू सुल्तान को जब संधि करता है मजबूरन, तो इसके अंदर उसको क्या हानि होती है, क्या लाभ होता है। इस संधि के तहत टीपू सुल्तान को अब अपने भूभाग का आधा भाग अंग्रेजों को देना होता है, आधा भाग अंग्रेजों को देना होता है। और सेकंड 3 करोड़ 30 लाख रुपए, 3 करोड़ 30 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने होते हैं अंग्रेजों को। और ये पैसा जब तक वो 1 साल तक नहीं दे पाएगा, तब तक अपने 2 पुत्र मोइनुद्दीन और अब्दुल खालिद को बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास रखना होगा, जब तक वो पैसा नहीं दे पाता है। ये तो बात हुई संधि में, क्या संधि हुई रंगपट्टनी की संधि के तहत। अब जो कॉर्नवालिस ने निज़ाम और मराठे से वादा किया था कि तुम मेरा सहयोग करो, मैं तुम्हें जो लालच देकर, तो उसको वो पूरा करता है। और तुंगभद्रा नदी के उत्तर का प्रदेश दे देता है और निज़ाम को कृष्णा तथा पेन्नूर नदी के बीच का क्षेत्र दे देता है। इससे क्या होता है, जब ये क्षेत्र और खुद बारामहल, डंडीगुल और मालाबार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र अपने पास अंग्रेज रखते हैं। इससे क्या होता है, उन लोग को क्षेत्र भी दे देता है और उनका कोई लाभ भी नहीं होता, कि ऐसे क्षेत्र देता है जिस पर एक तरफ से देखा जाए तो अंग्रेजों का ही अधिकार रहता है, अंग्रेज ही जब चाहे जब इस पर अधिकार कर सकते हैं। तो इस पर कॉर्नवालिस ये भी कहता है, जब ये क्षेत्र बंटवारा करने के बाद, कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है और मित्रों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया है। तो ये कॉर्नवालिस का वक्तव्य था। ये था हमारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब अगले पार्ट में हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।